तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर को शुरू किया था और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन करते हुए कवर करते जा रहे थे। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोसिस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एनसीईआरटी कहता है टू कम्प्रीहेंड प्लांट वाटर रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म्स इज नेसेसरी। यानी कि प्लांट वाटर रिलेशंस को जानने के लिए आपके पास पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स की जानकारी होना ज़रूरी है। तो क्या है वो स्टैंडर्ड टर्म्स? तो वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इज़ अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट वाटर पोटेंशियल, जिसे साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है। इसे साई डब्ल्यू कहते हैं। साई डब्ल्यू, ये त्रिशूल जैसा जो बना हुआ है उसे साई कहते हैं, एक सिंबल है, और ये डब्ल्यू है। तो इस तरह से वाटर पोटेंशियल का जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद में सोल्यूट पोटेंशियल साई एस and pressure potential psi p are the two main components that determine water potential। तो यहाँ पर पहले से ही हाईलाइटेड है सॉलिड पोटेंशियल psi s और प्रेशर पोटेंशियल psi p। आपको अंडरलाइन करना है टू मेन कंपोनेंट्स वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए दो अहम जो कंपोनेंट्स हैं वो साई सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल साई पी भी है। यानी कि जो वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो सोल्यूट पोटेंशियल कितना है उस वाटर का, और उस वाटर का प्रेशर पोटेंशियल कितना है इस पर डिपेंड करेगा। तो आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकली और समझेंगे, आप खुद ब खुद महसूस कर पाएंगे कि इन दोनों का क्या रोल होता है। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है वाटर मॉलिक्यूल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स हैं तो मूवमेंट दिखाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी पोसेस करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरलाइन कर लीजिए और काइनेटिक एनर्जी को अंडरलाइन कर लीजिए। और जो कुछ भी आप अंडरलाइन करते हैं एनसीईआरटी की लाइनों में से, उन्हें बार बार रिपीट करिए, बार बार उसे क्या कहते हैं प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आप एक एक लाइन को क्या है कि प्रैक्टिस करते जाएंगे और एग्ज़ाम टाइम पर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आप बहुत जल्द, बहुत कम समय में ही लगभग पूरे बुक को आप रिकॉल कर पाएंगे। यानी कि 10-10, 15-15 मिनट में आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होने लगेगा रिकॉल करते हुए। तो इस तरह से अभी अगर आप मेहनत करे रहेंगे तो आपको बाद में फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप इसे करिए। इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज़ बोथ रैपिड एंड कंस्टेंट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स में कहाँ से आती है? तो कह रहा है एनसीईआरटी कि जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर जब ये गैसेस फॉर्म में होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे। तो रैपिड रैंडम मोशन, और ऐसा रैंडम मोशन कि जो कि रैपिड भी हो सकता है, कंस्टेंट भी हो सकता है। दैट इज़ बोथ रैपिड एंड कंस्टेंट। रैपिड के माने फास्ट, और एक कंस्टेंट गति के साथ भी हो सकता है, लेकिन कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, यानी कि इनका जो डायरेक्शन होगा वो सिमिलर नहीं होगा। तो इस तरह से रैंडम मोशन करते पाए जाते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। तो बस रैंडम मोशन करते पाए जाने के कारण ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। तो किसी एक सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो सिस्टम में पानी की जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, पानी जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल।
उतना ही ज़्यादा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ही ज़्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी ही तो वाटर पोटेंशियल है। तो यहाँ कितने अच्छे से जो है एनसीईआरटी एक लाइन में बयां कर दे रहा है वाटर पोटेंशियल को। फिजिकली आप फील कर सकते हैं कि जो लिक्विड स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं रैंडम और रैपिडली या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ़र्क डायरेक्शन में रैंडमली, इसके कारण उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, और यही काइनेटिक एनर्जी ही तो वाटर पोटेंशियल है जी। तो आपको अंडरलाइन करना है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी वाटर पोटेंशियल, हेंस इट इज़ ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। अब जाहिर सी बात है वाटर प्योर है, यानी कि उसमें कोई किस्म का जो इम्प्योरिटी है नहीं मौजूद है, कोई सॉल्यूट नहीं मौजूद है, तो मैक्सिममली उसमें क्या है 100% क्या है वाटर मॉलिक्यूल ही है। तो जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा जो है उसका वाटर पोटेंशियल। अगर सपोज उसमें वाटर कैसा है, साल्टी है, तो उसमें पानी तो है, साथ ही साथ सॉल्यूट भी तो है, तो उसमें 100% वाटर का ही कंसंट्रेशन तो नहीं पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो सिर्फ कुछ परसेंट ही उस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वही जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे, यानी कि उतना ही बराबर का वाटर पोटेंशियल बन पाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे तो नहीं वाटर पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब साल्टी सॉल्यूशन होता है तो उसमें मानो सपोज इस तरह से आप समझिए कि मानो 20% उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उस सॉल्यूशन में, और 80% ही सिर्फ क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ही तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेंगे रैंडम मोशन की वजह से, और बाकी के 20% तो नहीं प्रोसेस करेंगे। तो सिर्फ 80% की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और वाटर पोटेंशियल होगा, बाकी 20% की वजह से नहीं होगा। जबकि अगर प्योर वाटर है तो उसमें 100% वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं, उनके 100% मॉलिक्यूल्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी है और 100% मॉलिक्यूल्स की वजह से वाटर पोटेंशियल है। तो इस तरह से प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ग्रेटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यही चीज़ एनसीईआरटी कहता है। तो आपको अंडरलाइन करना है कि प्योर वाटर ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है इफ टू सिस्टम्स कंटेनिंग वाटर आर इन कंटेक्ट रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिस्टम विथ हायर एनर्जी टू दी वन विथ लोअर एनर्जी। अगर समझ लीजिए आपके पास दो सिस्टम्स हैं। अब दो सिस्टम्स के माने सपोज दो बीकर्स हैं, आपके पास दो बीकर्स हैं और उन्हें किसी एक पाइप के ज़रिए से आप जोड़ दीजिए, और क्या कहता है कि टू सिस्टम्स कंटेनिंग वाटर आर इन कंटेक्ट, ठीक है कंटेक्ट तक में है। रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिस्टम विथ हाई एनर्जी टू वन विथ लोअर एनर्जी। तो सपोज एक में प्योर वाटर है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, और एक में प्योर वाटर है और एक में कुछ साल्ट है कुछ वाटर है। सपोज 20% साल्ट है, 80% वाटर है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है इस सॉल्यूशन की, इतने वॉल्यूम के सॉल्यूशन की, वो काइनेटिक एनर्जी 80% वाटर के वजह से ही सिर्फ है, यानी कि कम है। जबकि इसमें इतने वॉल्यूम का सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर का वाटर का अगर हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसमें जो कि 100% ही क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 20% तो नहीं है क्या कहते हैं सॉल्यूट। तो 100% मॉलिक्यूल्स की होने की वजह से वाटर के इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्या कहता है एनसीईआरटी कि जिस तरफ एनर्जी ज़्यादा है उस तरफ से जिस तरफ कम है एनर्जी क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसी तरफ मूव कर जाएंगे जिस तरफ कम एनर्जी है। तो ये चीज़ भी क्लियर है, यानी कि अगर आपके पास साल्टी वाटर है और प्योर वाटर है तो हमेशा प्योर वाटर से साल्टी वाटर की तरफ ही क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। तो आपको अंडरलाइन करना है नेट मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी लोअर एनर्जी।
Thus water will move from the system containing water at higher water potential to one having lower water potential। और जो कि एनर्जीज़ के माने ही वाटर पोटेंशियल है, तो जाहिर सी बात है आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ ही क्या होंगे, मूवमेंट कर जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि हायर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल, मूव हायर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज डाउन अ ग्रेडियंट और ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में हमने जाना था डिफ्यूज़न के बारे में, तो डिफ्यूज़न में क्या होता था, जिस तरफ कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ की ज़्यादा होती थी, उससे किसी एक तरफ जिस तरफ उसका कंसंट्रेशन कम है, ऑटोमेटिकली एक ग्रेडियंट बनता था, एक डिफरेंस बनता था कंसंट्रेशन का, और हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लो कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ वो जो सब्सटेंस होता था वो क्या कर जाता था, डिफ्यूज़ कर जाता था, मेम्ब्रेन को पास कर मूव कर जाता था। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन अ ग्रेडियंट और फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को याद दिला रहा है। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल साई, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेटेड है साई या फिर त्रिशूल जैसे इस सिंबल से, ये एक ग्रीक सिंबल है, तो इससे क्या किया जाता है, वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमने देखा था यहाँ। तो आप ग्रीक सिंबल साई पर अंडरलाइन कर लीजिए और इसे अंडरलाइन कर लीजिए। एन इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट्स सच एज पास्कल, पीए पास्कल्स। उसके बाद में आपको प्रेशर यूनिट्स को अंडरलाइन कर लेना है और पास्कल्स पीए को अंडरलाइन कर लेना है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो वाटर पोटेंशियल है उसे ग्रीक सिंबल साई से, त्रिशूल वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रेशर यूनिट्स जैसे कि पास्कल्स वगैरह में रिप्रेजेंट किया जाता है। बाई कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी ज़ीरो। जैसा कि हमने जाना था कि जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल क्या किया जाता है, जीरो टेक किया जाता है, यानी कि जीरो ही सबसे बड़ा वाटर पोटेंशियल का अमाउंट है। जीरो सबसे बड़ा है, ये कैसे हो सकता है? जीरो इस तरह से बड़ा है कि जीरो से छोटे जो टर्म्स हैं जैसे कि -1, -2, -3, ये सब छोटे टर्म्स हैं, छोटे वाटर पोटेंशियल्स हैं। अगर साल्टी सॉल्यूशन है तो जीरो से छोटा होगा वाटर पोटेंशियल का वैल्यू, और अगर प्योर वाटर है तो मैक्सिममली वाटर पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, और विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, और जब उस पर कोई प्रेशर अप्लाई ना किया जाए, ऐसे कंडीशंस में जो है प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल रहेगा वो ज़ीरो माना गया है। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है प्योर वाटर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स, नॉट एनी प्रेशर, ज़ीरो। इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार इसे प्रैक्टिस करिए। यानी कि एक ऐसा कंडीशन बनाया जाएगा जहाँ पर जैसे कि मानो वैक्यूम वाला कंडीशन होता है ना, जहाँ पे कि कुछ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होता है। अब अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की होती तो बता देता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ कहता है कोई भी किस्म का प्रेशर उस पर ना लगे, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ना लगे। ऐसे कंडीशन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर के माने वही 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर क्या रख दीजिए, उस एक कंटेनर में जिसमें वैक्यूम हो, यानी कि कोई भी प्रेशर ना लगे, और उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दीजिए, या फिर कहा जाए 273 केल्विन पर रख दीजिए। और अब उस प्योर वाटर का जो कुछ वाटर पोटेंशियल है उसी को ही वो ज़ीरो है, इस तरह से आपको मानना होगा, उसे ज़ीरो माना जाता है। इस तरह से एनसीईआरटी बताता है। तो आपको इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है। इफ़ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज़ फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द कंसंट्रेशन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब किसी एक प्योर वाटर में सॉल्यूट को डाल दिया जाता है, जैसे कि मानो पिछले केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोज इस पेन के हाइट के बराबर के कंटेनर में इतना जो है वॉल्यूम
इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतना वॉल्यूम सोल्यूशन का है। सोल्यूशन का इतना वॉल्यूम है। अगर सपोज इसमें 20% सिर्फ सॉलिड ही हो जाएं तो सिर्फ 80 ही परसेंट तो वाटर मॉलिक्यूल्स बचे, जो कि क्या कर सकते हैं, मूवमेंट दिखा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं, यानी कि वाटर पोटेंशियल प्रोसेस करते हैं। लेकिन आप सपोज करिए कि किसी दूसरे कंटेनर में इतने ही वॉल्यूम में क्या है, ऑल टुगेदर 100% यहाँ से यहाँ तक पानी ही है, तो जाहिर सी बात है इसमें 100% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें कंपैरेटिवली उस सिस्टम के कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उनके पास, यानी कि ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो यही चीज़ कहता है कि जब प्योर वाटर में सोल्यूट को डिज़ल्व कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि हमने देखा कि 20% क्या था, सोल्यूट था, तो क्या होता है, द सोल्यूशन हैज़ फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या तो कम हो गई। कहाँ 100% वाटर मॉलिक्यूल्स थे, कहाँ 80% ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उस सॉल्यूशन में। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई, तो कंसंट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज, और वाटर की कंसंट्रेशन भी कम हो गई। सोल्यूट ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो द कंसंट्रेशन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेज, तो जाहिर सी बात है उनका जो एनर्जी होगा वो भी कम ही होगा उस सिस्टम का, और इसीलिए उनका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। तो आपको अंडरलाइन करना है सोल्यूट डिजल्व्ड प्योर वाटर, सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें कम मोशन के काबिल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको अंडरलाइन करना है फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में जो है एनर्जी डिक्रीजेज, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि वाटर पोटेंशियल। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि साल्टी सॉल्यूशन बनने पर सोल्यूट के प्रेजेंस में प्योर वाटर का जो है एनर्जी कम हो जाता है, यानी वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। आपको यहाँ से आइडिया लगेगा, और इसे बार बार आप प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए निशाटी कहता है हेंस ऑल सॉल्यूशंस हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, यानी कि जितने भी जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस के माने जब वाटर में, वाटर जैसे सॉल्वेंट में जब किसी सॉल्यूट को डाला जाता है तो अब जो बना उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं प्योर वाटर की तुलना में उनकी क्या होती है, वाटर पोटेंशियल कम होती है। सॉरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस lowering ड्यू टू dissolution of a solid is called solute potential. psi s इज ऑलवेज निगेटिव। तो जैसे कि सोल्यूट के एडिशन के बाद में प्योर वाटर का जो है वाटर पोटेंशियल कितना कम हो गया, जितना कम हुआ है वही बराबर का पोटेंशियल ही तो साई है, या साई एस है, यानी कि सोलिड पोटेंशियल है। तो सोल्यूट के सपोज इतना जो है वाटर है, वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम वाटर है। अब मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया था कि सपोज आप ले लीजिए कि इतना सोल्यूट है, लेकिन सोल्यूट कुछ इस तरह से ऊपर आकर तो नहीं बैठता है, इतने ही पानी में वो अरेंज हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम बहुत ख़ास नहीं बढ़ता है। अगर उसमें साल्ट ऐड करें, सैचुरेट होते होते कंडीशन तक, वो सॉल्वेंट सैचुरेट होते होते कंडीशन तक, यानी कि जब एक कंडीशन आता है कि अब वो नहीं घुलता है, उस कंडीशन से पहले तक अगर उसमें नमक डालते जाएं तो क्या वो इतना बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, जाहिर सी बात है थोड़ा सा बढ़ेगा, या फिर लगभग उसके बराबर ही रहेगा। तो यानी कि जब हम सोल्यूट डालेंगे तो उसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि अब उसमें वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब उसमें उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर में कुछ सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से आप समझिए। तो यहाँ जैसा ये कहता है कि पहले इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर का जितना जो है वाटर पोटेंशियल था, अब उतने ही वॉल्यूम में कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो कुछ जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या कम हो गई। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करने वाले ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई। अब उतने ही पानी में, उतने ही वॉल्यूम के पानी में कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोसेस करेंगे। तो जाहिर सी बात है उस सॉल्यूशन की, उतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जो है वाटर पोटेंशियल
कम हो गई। तो वाटर पोटेंशियल जितना कम हुआ है, वाटर पोटेंशियल जितना कम हुआ है उस सॉल्यूशन का, और पहले कितना था, पहले से कितना कम हुआ। पहले जब वो प्योर वाटर था तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना था, अब सॉल्यूट को ऐड करने के बाद उसका वाटर पोटेंशियल उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना कम हो गया। बस वही तो है साई एस, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। और ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो आपको अंडरलाइन कर लेना है कि हमेशा ये घटाता है वाटर पोटेंशियल को। पहले अगर मानो 0 था तो अब सॉलिड के एडिशन के बाद में 0 -1 -1 क्या होगा, सॉलिड पोटेंशियल होगा। तो मिला जुलाकर फाइनली वाटर पोटेंशियल -1 होगा। तो इस तरह से ये चीज़ घटाता है। तो आपको क्या करना है कि जो है लॉवरिंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है। द मोर सोल्यूट मोलिक्यूल्स द लोअर नेगेटिव इज़ द साइयस। जितना ज़्यादा सोल्यूट मोलिक्यूल्स आप डालते जाएंगे सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर में, उतना ही जो है उसमें फ्री वाटर मोलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है, मोर सॉलिड मोलिक्यूल्स मोर नेगेटिव साइयस, और ज़्यादा नेगेटिव बनता जाएगा। फॉर सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू बराबर सॉलिड पोटेंशियल साई एस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि नॉर्मल प्रेशर जो मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उस प्रेशर में अगर सिस्टम को रखा जाए, और तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो जितना सॉलिड पोटेंशियल पाया जाएगा किसी एक सॉल्यूशन का, उतना ही उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल भी पाया जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि वाटर पोटेंशियल तो 0 था, अब -1 अगर आप करेंगे, -1 ही क्या होगा, सॉलिड पोटेंशियल होगा। सॉलिड को एडिट करने के बाद उस सॉल्यूशन का, तो 0 -1 -1 ही होगा। तो यानी कि ऐसे कंडीशन में वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल दोनों की वैल्यू बराबर पाई जाएगी। कैसे कंडीशन में, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन में आप किसी एक सिस्टम ऑफ वाटर में क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, तो जितना सॉलिड पोटेंशियल होगा वाटर पोटेंशियल भी उतना ही हो जाएगा। तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू साई एस को इज इक्वल्स टू इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो सपोज हमने क्या किया था कि फ्रीली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उस सिस्टम को, वाटर कंटेनिंग सिस्टम को रखा था, वेसल को रखा था, तो जितना वाटर पोटेंशियल था, जितना सॉलिड पोटेंशियल था, वाटर पोटेंशियल भी उतना ही आ रहा था उस सॉल्यूशन का। लेकिन अब हम उसे पिस्टन की सहायता से या फिर किसी एक तरीके से उस वेसल में प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस वाटर पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो अब उसके पास कुछ एडिशनल, उस सॉल्यूशन के पास, उस सिस्टम के पास कुछ एडिशनल प्रेशर आ गया, और ये पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा था उससे भी कुछ जायद प्रेशर, कुछ ज़्यादा प्रेशर हमने उस पर अप्लाई किया, इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो आपको इस तरह से समझना है कि प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पंप करने के बराबर है। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज़ बिल्ट अप। क्या आप किसी एक सिस्टम को हमारे शरीर के बता सकते हैं जहाँ पर प्रेशर बिल्टअप किया जाता हो। प्रेशर कैन बिल्टअप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर इंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन causing a pressure build against the cell wall. It makes the cell turgid. तो जैसा कि उदाहरण दे रहा है, हमारे सिस्टम में ऐसा कोई है जिसकी वजह से प्रेशर बिल्टअप होता हो, ये पूछ रहा है, और प्लांट में एग्जांपल दे रहा है
जैसे कि जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके सेल तक वाटर्स पहुंचते हैं। तो जब सेल के अंदर वाटर भरता है, जाहिर सी बात है उसके सेल वाल पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो सेल है उसे टर्जिट कहा जाता है। जब सेल वाल एक प्रेशर महसूस कर रहा होता है, प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट सेल वाल के अगेंस्ट में एक प्रेशर बिल्डअप होता है, तो आपको क्या करना है कि प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट सेल वाल, इतना वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। सेल टर्जिट, इसके बाद में सेल टर्जिट कहलाता है। इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है। दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, और इसकी वजह से जो सिस्टम है सेल वाला सिस्टम, वाटर कंटेनिंग सेल वाला सिस्टम, उसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो एक उदाहरण देता है नेचुरल सिस्टम में जहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने की कोई एक एग्जांपल दीजिए और नेचुरल सिस्टम में दीजिए, तो आपको याद रखना है कि आपको याद रखना है कि जो सेल होता है जब वो पानी से भर जाता है तो टर्जिट हो जाता है। तो टर्जिट सेल का होना ही प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने की एक नेचुरल सिस्टम में, प्लांट जैसे सिस्टम में प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने की एक एग्जांपल है। प्रेशर पोटेंशियल इज़ यूजुअली पॉजिटिव। अब जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव होता है तभी तो बढ़ा देता है। सपोज सॉलिड पोटेंशियल किसी एक सॉल्यूशन का कितना था, -0.5 था, -2 था सपोज। उसके बाद में जो एडिशनल हमने प्रेशर अप्लाई किया उस पर, वो कितना था, +1 था। तो जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ने के बाद +1 -2 यानी कि -1, यानी कि वाटर पोटेंशियल -2 से -1 की तरफ बढ़ गया, इतना सा बढ़ गया वो। तो प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव, तो प्रेशर पोटेंशियल अंडरलाइन कीजिए और पॉजिटिव को अंडरलाइन कीजिए। दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन द वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सिस्टम। हाँ, ये बात सही है कि प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि प्लांट्स में अक्सर करके जाइलम में पानी को तानने के लिए, स्टेम में ऊपर ले जाने के लिए जो प्रेशर बिल्डअप होता है वाटर कॉलम में, वो कोई पॉजिटिव प्रेशर नहीं होता है। वो मेनली नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है। वो ढकेलने वाला प्रेशर नहीं होता है, वो तानने वाला प्रेशर होता है। ये चीज़ कह रहा है। तो वो तो खैर एक एग्जांपल है। बहरहाल हमको ये समझना है कि प्रेशर पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है, इतना समझना है। प्रेशर पोटेंशियल साई पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलोज। तो आपको इनके बीच का रिलेशन भी पता चल गया है कि सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को जोड़ने के बाद ही किसी एक सिस्टम का वाटर पोटेंशियल बनता है। यानी कि कोई एक सेल है, उसमें सॉलिड की जितना कंसंट्रेशन होगा उसी हिसाब से उसका सॉलिड पोटेंशियल होगा। -2 है सपोज, मानो -2 है उसका सॉलिड पोटेंशियल, और जो कि प्रेशर उस पर बिल्टअप हुआ था उसके सेल वाल पर, तो एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्टअप हुआ था। तो वो कितना है, तो सपोज वो +1 है। तो उस सिस्टम का जो नेट वाटर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, +1 -2 यानी कि -1 होगा। तो इस तरह से किसी एक सिस्टम का जो है प्रेशर पोटेंशियल कितना है और वाटर सॉलिड पोटेंशियल कितना है, इसके आधार पर ही उसका वाटर पोटेंशियल तय किया जाता है। तो 28 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है, लेकिन इस टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है और जहाँ तक ये आसान भी है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे कवर कर लेते हैं। ऑस्मोसिस, तो एनसीईआरटी कहता है द प्लांट सेल इज़ सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, अगर जिसने सेल चैप्टर को पढ़ा है उसे मालूम होगा कि जो प्लांट सेल्स होते हैं सबसे बाहरी लेयर उनमें सेल वॉल की पाई जाती है, उससे अंदर सेल मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो सेल वॉल इज़ फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशन, हेंस इज़ नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट। तो सेल वॉल होता है कई चीज़ों को अंदर जाने देता है, कोई भी किस्म का रोक टोक नहीं करता है, या फिर बाहर जा रही चीज़ों को भी बाहर जाने देता है, किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं करता है। तो ये कोई भी बैरियर नहीं क्रिएट करता है मूवमेंट के लिए।
सब्सटेंसेज और वाटर के मूवमेंट में कोई भी किस्म का बैरियर रुकावट नहीं क्रिएट करता है। तो आपको लिखना है कि सेल वॉल फ्रीली परमेबल, बस इतना अंडरलाइन करना है। इसके बाद में प्लांट्स द सेल्स यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हुज कंटेंट्स, यानी कि सेल वैक्यूलर सैप, द वैक्यूलर सैप कंट्रीब्यूट टू द सॉलिड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जैसे कि सॉलिड पोटेंशियल कहाँ से आता है, तो इसके जवाब में एनसीईआरटी कहता है कि आपने पाया होगा कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंट्रली एक बहुत बड़ा साइज का वैक्यूल मौजूद होता है। ये वही वैक्यूल होता है जो कि वैक्यूलर सैप जैसे मिनरल से, आयंस वगैरह से भरा हुआ होता है, साल्ट वगैरह से भरा हुआ होता है। वैक्यूलर सैप के माने वो लिक्विड, वो फ्लूइड जो कि सैप के, जो कि वैक्यूल के अंदर है, और वो साल्टी होता है, उसमें कुछ साल्ट्स मौजूद होते हैं, कुछ आयंस मौजूद होते हैं। तो इस तरह से वैक्यूलर सैप से भरा हुआ क्या होता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, और उसमें कुछ साल्ट पाए जाते हैं। कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, और यही वो ज़रिया है जहाँ से प्लांट को क्या मिलता है, सोल्यूट पोटेंशियल मिलता है। यानी कि प्लांट में सोल्यूट कहाँ से मिलता है, तो प्लांट सेल में सोल्यूट के लिए यही वैक्यूलर सैप यानी कि वैक्यूल जिम्मेवार होता है। इस चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा है। तो वैक्यूलर सैप सोल्यूट पोटेंशियल सेल, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल द टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल। तो प्लांट में पानी इंटर करना है या फिर पानी बाहर निकलना है प्लांट सेल से, इस चीज़ को कौन डिटरमाइन करता है, यही वैक्यूल का जो टोनोप्लास्ट नाम का मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ये, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये, यही दोनों मेम्ब्रेन्स तय करते हैं कि पानी को अंदर आने देना है कि ज़्यादा बाहर जाने देना है। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर डिटर्मिनेंट्स मूवमेंट, इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट्स मूवमेंट सेल में मूवमेंट को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। और मूवमेंट भी किस चीज़ की होगी, जाहिर सी बात कि आपको मालूम होगा कि मॉलिक्यूल्स की। अब इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि उसमें सोल्यूट है, तो जैसा कि हमने जाना था और आगे भी हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, कि जो पानी जो अंदर सोल्यूट है, सोल्यूट की मात्रा कितना है, यानी कि सेल वॉल में टोनोप्लास्ट के अंदर यानी कि वैक्यूल के अंदर, वैक्यूलर सैप में सोल्यूट की मात्रा कितना है। अगर उससे कम सोल्यूट वाले कंसंट्रेशन वाले लिक्विड में अगर उस सेल को रख दिया जाता है तो जाहिर सी बात है बाहर से अंदर की तरफ पानी आएगा। तो यहाँ पर जो टोनोप्लास्ट है और सेल मेम्ब्रेन ने पानी को आने दिया। अब अगर क्या है कि आपने किसी एक सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसका जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो और भी ज़्यादा है, सेल की तुलना में भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पानी सेल से निकलकर टोनोप्लास्ट को पास करते हुए और सेल मेम्ब्रेन को पास करते हुए उस सिस्टम में जाएगा जिसमें आपने रखा है। तो पानी कब निकलेगा और कब इंटर होगा, ये चीज़ कौन डिटरमाइन करता है, टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन डिटरमाइन करते हैं। इस तरह से ये कह रहा है कि इन प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल। यही तय करते हैं कि अंदर आने देना है कब और कब बाहर जाने देना है। तो कंसंट्रेशन को देखकर ये दोनों तय करते हैं। इस तरह से आप समझिए। ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रिफर स्पेशली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस सिंपली एक डिफ्यूज़न ही तो है। अगर वाटर के हक में हम डिफ्यूज़न को देखेंगे तो उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि कोई एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, किसी भी चीज़ को वो आने दे, हर एक चीज़ को वो आने नहीं दे रहा, आने या फिर जाने नहीं देता, कुछ चंद चीज़ों को, सिलेक्टिव चीज़ों को ही आने जाने देता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से
अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ होकर जाते हैं तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स के इस तरीके के डिफ्यूज़न को ही क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो सोल्यूट, इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें कम है, और हमने, या फिर इस तरह से आप कहिए सॉल्वेंट के हिसाब से, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसमें ज़्यादा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस तरफ से वाटर उस तरफ जाएगा जिस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। तो इस तरह से वाटर अपने हायर रीजन से, हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन में फ्लो होकर गया। तो बस यही चीज़ तो है जी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है। डिफ्यूज़न जब आपके दिमाग में आएगा तो एक परमेबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट भी ज़रूर आएगा। तो इन्हीं दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, खास कर ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर। Osmosis occurs spontaneously in response to a driving force. The net direction and rate of osmosis depends on both the pressure gradient and concentration gradient. Osmosis जो होता है लगातार होता है और एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से होता है, एक फोर्स उसके लिए जिम्मेवार होता है। The net direction and rate of osmosis, किस डायरेक्शन में ओस्मोसिस होना है और किस रफ्तार से होना है, ये चीज़ें प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती हैं। तो आपको अंडरलाइन करना है नेट डायरेक्शन, रेट ऑफ ओस्मोसिस, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आगे इन्हीं चीज़ों को बताता है। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो जैसा कि हमने जाना कि इसमें वाटर का जो मात्रा है ज़्यादा है इसके तुलना में, तो इसमें केमिकल की संख्या फ़र्क है। तो इतने केमिकल्स पर वाटर के हिसाब से अगर कंसंट्रेशंस को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें जो है केमिकल की संख्या कम है, जो है केमिकल पर वाटर, उतने ही वाटर, और इसमें कम नहीं ज़्यादा केमिकल्स, उतने ही वाटर में ज़्यादा केमिकल्स हैं। तो जब पानी इधर फ्लो होता जाएगा तो कोई एक कंडीशन आएगा जब इस सेल का जो कुछ भी कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का और इसका जो है बराबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब दोनों के जो है केमिकल के कंसंट्रेशंस बराबर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कंसंट्रेशन कैसे बराबर होगा, इस सेल में तो ज़्यादा है सोल्यूट। तो यही चीज़ तो है, जैसे कि अगर आप कंसंट्रेशन एक रिलेटिव टर्म होता है, कितने में कितना। तो जाहिर सी बात है पहले ज़्यादा पानी में 5 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब पानी बहुत कम हो गया। कम पानी में जैसे ज़्यादा पानी में 5 मॉलिक्यूल्स कम मॉलिक्यूल्स माने गए, लेकिन जब वही पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ज़्यादा माने जाएंगे और किसी एक कंडीशन में इसके कंसंट्रेशन के बराबर कहलाएंगे। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर कुछ दिनों में आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। तो इतना समझिए कि एक कंडीशन ऐसा आता है जब ये फ्लो करता है कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है, दोनों में जो केमिकल्स हैं, सोल्यूट्स हैं, उनका कंसंट्रेशन दोनों में अब बराबर हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस कंडीशन को रीच करने से पहले तक क्या होता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा वाटर का हायर रीजन से कम वाटर वाले रीजन की तरफ। तो वाटर मूव हायर केमिकल पोटेंशियल, लोअर केमिकल पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम, अंटिल इक्विलिब्रियम, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स शुड हैव नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम पहुँचते दोनों में क्या होना ज़रूरी है, दोनों में वाटर पोटेंशियल का सेम वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ कह रहा है। यू मे हैव मेड अ पोटैटो ओस्मोमीटर इन योर अर्लियर क्लासेज इन स्कूल। आपने अपने स्कूल के दौरान पोटैटो ओस्मोमीटर बनाया होगा, हमने भी देखा था, जिसमें जो पोटैटो होता है, आलू होता है, आलू को बाहर से छील दिया जाता है, आधा कट किया जाता है, उसके अंदर गड्ढा किया जाता है और उसे अब किसी एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, तो उस पर तैर रहा होता है। तो धीरे धीरे जो पानी होता है, पानी को
एब्जॉर्ब कर कर अपने उस गड्ढे में जमा करता है। तो यही सब चीज़ें हैं। इफ़ द पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर पोटैटो ट्यूबर को पानी में प्लेस कर दिया जाए, वाटर एंटर्स द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग अ कंसनट्रेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो वाटर जो इंटर करेगा कैसे इंटर करेगा? ऑस्मोसिस की वजह से इंटर करेगा। ऑस्मोसिस तो एक एग्जांपल दे रहा है एनसीईआरटी। स्टडी फिगर 11.3 in which the two chambers A and B containing solutions are separated by a semi permeable membrane। आप फिगर 11.3 को देख सकते हैं, जिसमें जो है दो चैम्बर ए और बी दिए गए हैं जिनमें सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इसमें भी सोल्यूट और वाटर है, सॉल्यूशन बन गया। इसमें भी सोल्यूट और वाटर है, सॉल्यूशन बन गया। दोनों के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल। इनमें से किस चैम्बर के सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है? तो जाहिर सी बात है, सोल्यूट इसमें ज़्यादा है तो इसी का वाटर पोटेंशियल कम होगा। इसमें कम है तो इसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है सोल्यूट के तुलना में, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल। किस में सॉलिड पोटेंशियल कम होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें सोल्यूट कम है इतने वाटर में, इतने सॉल्यूशन में, और इतने में ज़्यादा है तो इतने में जो है कम सोल्यूट मौजूद हैं इसके तुलना में, तो इस तरह से इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, तो ऑस्मोसिस कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जैसा कि जो वाटर का अमाउंट है इस सेल में ज़्यादा है इसके तुलना में, इस चैम्बर में ज़्यादा है इसके तुलना में, तो जिस तरफ ज़्यादा है वाटर उसी तरफ से, जिस तरफ कम है उस तरफ जाएगा। व्हिच सॉल्यूशन हैज़ अ हायर सोल्यूट पोटेंशियल, जाहिर सी बात है इसमें सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि इसमें सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उतने ही पानी में ज़्यादा है इसके तुलना में। एट इक्विलिब्रियम व्हिच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो गई है? तो जाहिर सी बात है दोनों का बराबर होगा। जैसा हमने पढ़ा था कि जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता, दोनों का वाटर पोटेंशियल बराबर नहीं होता, तब तक ओस्मोसिस होता रहेगा। आपके मन में सिर्फ इतना आ सकता है कि मतलब ये कंसंट्रेशन इन दोनों का बराबर कैसे हो जाता है? तो आपको पहले ये समझना होगा कि कंसंट्रेशन होता क्या है। जब आप कंसंट्रेशन को समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि अच्छा हाँ बराबर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि आप कुछ इस तरह से भी समझिए इसे कि डेंसिटी क्या होता है। आपने इसे तो ज़रूर समझा होगा कि उतने ही वॉल्यूम में एयर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर मानो 500 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उतने ही वॉल्यूम में, तो 500 मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, मानो 1 लीटर का वो वॉल्यूम है, तो 1 लीटर के कंटेनर में, 1 लीटर वॉल्यूम वाले कंटेनर में, या फिर 1 क्यूबिक मीटर वाले, इस तरह से आप मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वाले कंटेनर में मानो 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एयर मौजूद हैं। और दूसरे में मानो क्या कहते हैं 1000 एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड 1000 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है उतना ही वॉल्यूम है, लेकिन इसमें तो ज़्यादा है एयर का मॉलिक्यूल इसके तुलना में, तो ये ज़्यादा डेंसर माना जाएगा। और अब अगर सपोज उतना ही क्या है उतना ही मॉलिक्यूल्स रहें, 1000 ही रहें, 1000 ही रहें, लेकिन वॉल्यूम को अगर बढ़ा दिया जाए तो अब जाहिर सी बात है, जैसे कि मानो सपोज हमने क्या किया कि हमने 1000/1 रखा था पहले, और 500/1 रखा था। 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 500 मॉलिक्यूल्स और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 1000 मॉलिक्यूल्स, इस तरह से हमने रखा था। अब क्या करते हैं, जो 1000 वाला जो मॉलिक्यूल्स वाला है उसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो उसे 2 क्यूबिक मीटर बना देते हैं। तो 2 क्यूबिक मीटर में अब क्या है 1000 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। पहले 1000 मॉलिक्यूल्स 1 क्यूबिक मीटर में मौजूद था वॉल्यूम में, अब 2 क्यूबिक मीटर में मौजूद है। तो 1000 बटा जब आप 2 करेंगे तो आप 500 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर पाएंगे। तो फिर से जो है उसका जो कंसंट्रेशन है, भले उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब जो कि हमने वॉल्यूम भी तो बढ़ा दिया तो वो कंसंट्रेशन घट हो गया। तो बस इसी तरह से होता है कि पहले इसमें वाटर की संख्या कम थी, अब जब वाटर ज़्यादा हो गया
तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वाटर में उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन घट गया। और इसमें क्या था कि ज़्यादा वाटर में पहले थोड़े मॉलिक्यूल्स थे, अब बहुत कम वाटर में उतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो कंसंट्रेशन इसका बढ़ गया। तो इसका घटता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, कोई एक कंडीशन आएगा जब दोनों का बराबर हो जाएगा। यही चीज़ इतना सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से मोलारिटी के कंसेप्ट को, कंसंट्रेशन के कंसेप्ट को जान पाएंगे, और तब ज़रूर आपको आसानी महसूस होगी, अगर अभी नहीं महसूस हुआ होगा तो। वरना मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने एग्जांपल्स देने के बाद आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एट इक्विलिब्रियम हुई चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, दोनों के बराबर होंगे। इफ़ वन चैम्बर हैज़ अ साई ऑफ -2000 किलो पास्कल एंड द अदर हैज़ -1000 किलो पास्कल, व्हिच इज़ द चैम्बर दैट हैज़ अ हायर साई। तो जिसका साई जितना कम नेगेटिव है, जीरो के जितना पास है, उसी का साई सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको -1000 किलो पास्कल वाले को ज़्यादा बताना है, क्योंकि -2000 तो छोटा वैल्यू है ना, -1000 बड़ा है, -100 बड़ा है, -100 से 0 बड़ा है। इस तरह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशंस विथ साई W बराबर 0.2 मेगा पास्कल एंड साई W बराबर 0.1 मेगा पास्कल आर सेपरेटेड बाय सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक का वाटर पोटेंशियल जो है 0.2 है, एक का 0.1 है। जिसका 0.2 है यानी कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोसेस करता है, और जिसमें कम है वाटर पोटेंशियल, कम काइनेटिक एनर्जी है, कम वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो हमने क्या जाना था कि जिसमें वाटर ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, उससे जिस तरफ वाटर कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, उस तरफ मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है 0.2 मेगा पास्कल वाले सॉल्यूशन से वो 0.1 मेगा पास्कल वाले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता जाएगा, वाटर ओस्मोसिस होकर जाता जाएगा। इसके बाद में कहता है लेट अस डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर टेकन इन अ फनेल इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर। एक फनेल में क्या लिया गया है, कुछ सॉल्यूशन को लिया गया है। जैसे कि आप इसे देखिए, सपोज ये जो बैकग्राउंड है, ये जो वेसल है, ये हटा दीजिए, ये बैकग्राउंड नहीं है मानो। तो एक जो ये है फनेल है, इसे फनेल कहते हैं। फनेल में आप देख सकते हैं कि सुक्रोज सॉल्यूशन को लिया गया है, यानी कि इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा ये कम होगा। और इसके इर्द गिर्द जो है पानी को रख दिया गया है, प्योर वाटर को रख दिया गया है, इसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया है और अच्छे से समझाने के लिए सिलेक्टिवली। और इसके बीच में एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, आप इस पीले कलर के मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन एन एग। आप इस तरह का जो मेम्ब्रेन है एग से अपटेन कर सकते हैं। जैसे कि जब एक आप अंडे को छीलते हैं तो उसके हार्ड शेल के नीचे जो एक पतला परत होता है ना, वही तो है मेम्ब्रेन। रिमूव द योल्क एंड एल्बुमिन थ्रू अ स्मॉल होल, एक स्मॉल होल कर अंडे में उन दोनों को निकाल दीजिए। एट वन एंड ऑफ द एग एल्बुमिन भी निकल जाएगा और पीला पीला योल्क भी निकल जाएगा। उसके बाद में प्लेस द शेल इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर अ फ्यू आवर्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप उस शेल को डाल दीजिए। द एग शेल डिजल्व्स लीविंग द मेम्ब्रेन इंटैक्ट। तो उससे होगा ये कि जो ऊपर का जो शेल है, जो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, वो डिजल्व हो जाएगा, वो बिल्कुल हरा ही जाएगा, गायब ही हो जाएगा, और जो बचेगा वही तो मेम्ब्रेन है जी। तो वहाँ से आप मेम्ब्रेन हासिल कर सकते हैं, इस मेम्ब्रेन को एक शेल से, एक से। वाटर विल मूव इनटू द फनेल। अब वाटर एक्सपेरिमेंट क्या बात करने लगा, वाटर क्या होगा, फनेल के अंदर मूव करेगा। जाहिर सी बात है इसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है इस वेसल वाले वाटर का। तो वाटर हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ रहा है जी, जिसकी वजह से राइज इन द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द फनेल। फनेल में पानी का जो मात्रा है और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक भी ठीक है। दिस विल कंटिन्यू अनटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये तब तक होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑब्टेन ना हो जाए, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों में वाटर पोटेंशियल का अमाउंट बराबर ना हो जाए।
दोनों में सॉलिड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, सॉलिड का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। In case sucrose does diffuse out through the membrane, will this equilibrium be ever reached? अगर सुक्रोज बाहर निकलते आए, यानी कि जिस तरह से वाटर इसके अंदर इंटर कर रहा है उसी तरह से सुक्रोज भी कुछ बाहर निकलकर इस वेसल में आए, तो क्या इक्विलिब्रियम हासिल होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो अब इसका भी, भले इसका सोल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल घट गया था, लेकिन अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमने दे दिया तो इस सॉल्यूशन का, इस सुक्रोज सॉल्यूशन का भी वाटर पोटेंशियल जो है बढ़ गया है। तो अब इक्विलिब्रियम में दोनों हैं, दोनों का वाटर पोटेंशियल बराबर हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है डिफ्यूजन नहीं होगा। तो नो वाटर डिफ्यूजेज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है, इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है। दिस प्रेशर, यानी कि सोल्यूट अगर घटाता है तो प्रेशर बढ़ा भी तो देता है। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, जो दो सिस्टम्स हैं उनका वाटर पोटेंशियल बराबर चाहिए, तभी जाकर क्या होगा कि जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन होगी। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग is in fact the osmotic pressure, and this is the function of the solute concentration. More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in. Numerically, osmotic pressure is equivalent to the osmotic potential, but the sign opposite, तो आपको अंडरलाइन करना है, osmotic pressure osmotic potential के बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो यहाँ कह रहा है दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग। जैसे कि वाटर डिफ्यूज होता जा रहा था अंदर जा रहा था इस सॉल्यूशन में, इस वेसल से सॉल्यूशन में अंदर जा रहा था, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया गया ना, जिसकी वजह से दोनों के वाटर पोटेंशियल बराबर हो गए और दोनों में नेट जो मूवमेंट है, डिफ्यूज़न है, वो रुक गया। इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल को क्या कहते हैं, फ्रॉम डिफ्यूजिंग इनफैक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है, एक पॉजिटिव किस्म का प्रेशर होता है। एंड दिस इज़ द फंक्शन, यानी कि साई पोटेंशियल को आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, इज़ द फंक्शन ऑफ द सॉलिड कंसंट्रेशन। और ये सॉलिड कंसंट्रेशन का काम होता है। मोर द सॉलिड कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम वाटर डिफ्यूजिंग इन। इसमें सॉलिड की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यानी कि इसका वाटर पोटेंशियल बहुत घट जाएगा, इसका तो जितना है उतना है, ज़ीरो है, मैक्सिमम है। तो अगर सॉलिड की कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा प्रेशर से पानी इंटर करेगा, यानी कि अब रोकने के लिए डिफ्यूज़न को और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है जो कि तय करता है कितना प्रेशर हमको लगाना है डिफ्यूज़न को रोकने के लिए, यही बात तो कह रहा है। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन, अंदर हलने से वाटर को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये चीज़ सोल्यूट कंसंट्रेशन तय करता है। जितना सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना वाटर पोटेंशियल घट जाता है, और उतना ही ज़्यादा रफ्तार से, उतना ही ज़्यादा प्रेशर से वेसल से वाटर एंटर करता है। यही चीज़ें बताया गया है। इसके बाद में कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का साइन एक ही होता है, लेकिन अपोजिट होते हैं। तो कितना घट गया, कितना घट गया, ये चीज़ ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। और जो यानी कि कितना रफ्तार से वो तान रहा है, यही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, नेगेटिव प्रेशर है। और कितना लगाना पड़ेगा, जितना से तान रहा था उतना लगाना पड़ेगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो एक ही चीज़ है, सॉलिड की वजह से ही हुआ। सॉलिड ने कर दिया कि अब पानी इंटर कर रहा है, तान रहा है प्रेशर के साथ, पहले कुछ प्रेशर के साथ तान रहा था, अब सॉलिड को बढ़ाने से और ज़्यादा प्रेशर से तानने लगा। तो ये कितनी प्रेशर से ज़्यादा से तानने लगा, यही ऑस्मोटिक क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और कितना से उसे रोका जा रहा है, जाहिर सी बात है जितना से वो तान एक्स्ट्रा लगाकर वो तान रहा था, बस उतना ही अगर लगा दिया जाए तो वो रुक जाएगा, तो उतना ही तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर ही आपको लगाना पड़ेगा प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन से,
वो ही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन से ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। तो यानी कि मिला जुलाकर चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो चाहे ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो, ये चीज़ें सोल्यूट का कंसंट्रेशन तय करता है। और प्रेशर पोटेंशियल एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने पढ़ा था, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर देखा जाए एक हिसाब से तो इसे हम प्रेशर पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं। और जो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, तानने वाला प्रेशर, इसे हम सॉलिड पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं जो कि नेगेटिव था। और ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से सपोज किसी एक सिस्टम में सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के दोनों अलग नाम हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं चीज़ एक ही है। अगर पॉजिटिव प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाएगी तो वो प्रेशर पोटेंशियल को बताएगा, अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात की जाएगी तानने वाले प्रेशर की तो वो सॉलिड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों के लिए सॉलिड ही जिम्मेवार है। सॉलिड अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो सॉलिड की जो है वाटर को तानने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और जो है ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों सॉलिड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। बहरहाल अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।